नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि काश आज सद्दाम होते, ऐसा शख्स जिसने इजराइल पर मिसाइल दाग उस जगह ही मस्जिद बनवा दी। ईरान जंग के बीच तानाशाह का नाम क्यों चर्चा में आया? तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। जंग इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी है, लेकिन इस वक्त एक ऐसे किरदार की चर्चा तेज हो चली है जिसे कुछ लोग नायक मानते हैं और कुछ लोग खलनायक। लेकिन एक बात तो है कि उसकी जिंदगी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था और इसी वजह से दुनिया में उसको लेकर राय बटी हुई है। उसकी मौत पर अमेरिकी भी रोने वाले हैं और उसके जीते जी अमेरिका ही दुश्मन भी है। सद्दाम का नाम सुनते ही किसी को बहादुर नेता की छवि याद आती है तो किसी को एक बेरहम तानाशाह की। वो आदमी जिसने इजराइल पर मिसाइलें दागी और जिस जगह से मिसाइलें छोड़ी गई वहीं पर मस्जिद बनवा दिया गया। कुछ लोग उसे अरब की शान कहते हैं, जिसने पश्चिमी ताकतों को खुली चुनौती दी। वो शख्स जिसने अपने खून से कुरान लिखवाकर धार्मिक जुनून का सबूत दिया। वो शख्स जिसने अपने देश की बागडोर संभाली तो अपने देश में विकास के लिए खूब काम किया, लेकिन एक दूसरा पहलू उसे निर्दलीय तानाशाह भी बनाता है। सत्ता के लिए उसने निर्दोष लोगों की जान ली। उसने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया, विरोध करने वालों को मरवा दिया। इराक, जिसे कभी पश्चिमी एशिया का एक पावर सेंटर माना जाता था, आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसकी जमीन और आसमान दूसरों के युद्धों का गलियारा बन चुके हैं। वहीं उसके सबसे बड़े नेता का जिक्र इजराइल और ईरान की जंग के दौरान देखने को मिला है। दूसरों के युद्धों का गलियारा बना इराक का आसमान। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने चेतावनी दी है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का हश्र इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। कैट्स ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, याद रखें कि पड़ोसी देश ईरान के तानाशाह का क्या हाल हुआ था, जिसने इजराइल के खिलाफ यह रास्ता अपनाया था। खामेनेई के भाग्य को सद्दाम हुसैन से जोड़ने वाले कैट्स ने चेतावनी दी कि अत्यधिक आवेशपूर्ण बयान माना जा सकता है, जो यहूदी राज और उसके कट्टर प्रतिद्वंदी तेहरान के बीच बढ़ती दुश्मनी को दर्शाता है। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंका गया और मार डाला गया, जो उसके शासन के पूर्ण पतन का प्रतीक था। इजराइल के कट्टर दुश्मन सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनके देश में बिना परमिशन के ही हवाई जहाजों का आवागमन आम हो चला है। 12 जून की सुबह जब इजरायली लड़ाकू विमान ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के इस्फाहान में और नतांज में सैन्य ठिकानों पर हमला किया, तो इस इराकी हवाई क्षेत्र की अनुमति के गुजरकर ही ये स्ट्राइक की गई थी। तब बगदाद, बसरा, मुसोल और एरबिल के लोग घबराए हुए थे। यह पहला मौका नहीं था जब, बल्कि बीते कुछ हफ्तों में कई बार सुबह और शाम के समय इन शहरों में साउंड की गति से तेज उड़ने वाले जेट विमानों की आवाजें गूंजी है। बसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धमाकों की आवाज तक सुनी गई, लेकिन हैरानी की बात है कि इराक की सरकार ने न तो जेट व मिसाइलें को रोक पाई, न ही कोई विरोध दर्ज करा पा रही है। नतीजा ये हुआ कि जनता का गुस्सा चरम पर है। सोशल मीडिया पर काश सद्दाम होता, हमारे आसमां हमारे नहीं जैसे ट्रेंड्स वायरल हो रहे हैं। सद्दाम हुसैन की सरकार जाने के बाद शिया सुन्नी के बीच सत्ता का बंटवारा। इराक की बहुसंख्यक आबादी शिया ही है। जब तक सद्दाम हुसैन इराक की सत्ता में रहे तब तक यहाँ शिया हाशिए पर रहे। सद्दाम हुसैन सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन 2003 के बाद से अब तक इराक के सारे प्रधानमंत्री शिया मुसलमान ही बने हैं और सुन्नी हाशिए पर होते चले गए। 2003 से पहले सद्दाम हुसैन के इराक में सुन्नियों का ही वर्चस्व रहा है। सेना से लेकर सरकार तक में सुन्नी मुसलमानों का बोलबाला था। सद्दाम के दौर में शिया और कुर्द हाशिए पर थे। इराक में शिया 51% और सुन्नी 42% है। 2003 के बाद से ईरान समर्थित मिलिशिया जैसे हिजबुल्लाह ब्रिगेड्स और कटाइब सैयद अल शुहदा का इराक में उदय हुआ। अब इन मिलिशिया गुटों के 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। आरोप है कि इन्हें ईरान से ही ड्रोन्स, रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइलें मिलती हैं। राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए मिलिशिया से जुड़े नेता संसद में 50 से ज्यादा सीटें रखते हैं। कई इराकी इन मिलिशियाओं को विदेशी हमलों से सुरक्षा की उम्मीद मानते हैं, लेकिन कई उनकी हिंसा से भी डरते हैं। अमेरिका ने इराक में सद्दाम को हटाए, अपने लोग बिठाए। 20 मार्च की वही तारीख थी जब इराक में जैविक हथियार होने के शक की बुनियाद पर करीब 20 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने युद्ध की शुरुआत की थी। ये वो दौर था जब आदेश के साथ ही अमेरिकी नौसेना की क्रूज मिसाइलों ने इराक की राजधानी बगदाद में कई जगहों पर हमले किए थे। बगदाद शहर बम और हवाई हमलों की आवाज से गूंज रहा था और इसके साथ ही सद्दाम हुसैन के लंबे शासन का अंत होने जा रहा था। सिर्फ 21 दिनों में ही अमेरिका ने इराक के तमाम बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले लिया था। सद्दाम हुसैन अमेरिका के पकड़ से दूर थे।
13 दिसंबर 2003 में अमेरिका को सद्दाम हुसैन को पकड़ने में कामयाबी मिली। 5 सप्ताह बाद युद्ध के बाद राष्ट्रपति बुश ने 1 मई 2003 को अपना मिशन अकम्प्लिश भाषण दिया। सद्दाम की सरकार गिर गई और इराक पर कब्जा हुआ। इसके बाद अमेरिका ने कोएलिशन प्रोविजनल अथॉरिटी बनाई, जिसने इराक के संसाधनों और नीतियों पर नियंत्रण किया। वर्तमान सरकार को अमेरिका और ईरान दोनों का समर्थन है, लेकिन जनता इसे कठपुतली मानती है। इराक के आक्रमण ने दुनिया को कैसे बदल दिया? आक्रमण ने न केवल इराक बल्कि दुनिया के लिए भी दूरगामी परिणाम थे। सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसने उन परिस्थितियों को जन्म दिया जिसमें आतंकवादी इस्लामिक स्टेट का जन्म हुआ, जिसने 2014 में अपने खिलाफत की घोषणा की और देश में क्रूर और लंबे समय तक सांप्रदायिक गृह युद्ध को जन्म दिया। संघर्ष ने पश्चिम एशिया में अमेरिका के प्रभाव को भी कम कर दिया। आक्रमण से पहले इराक और अफगानिस्तान ने बफर के रूप में कार्य किया, जिसने पश्चिमी एशिया में ईरानी प्रभाव को कम कर दिया। इराक में आक्रमण के बाद की अराजकता में ईरान ने एक मुकाम हासिल किया और राष्ट्रपति बशर अल असद के सीरियाई शासन के सैनिकों की आपूर्ति और सशस्त्र और वित्त पोषण सहित अपनी सीमाओं को बाहर अपने सैन्य अभियानों को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय शक्ति के बदले हुए संतुलन का उपयोग किया। आक्रमण ने रणनीति के रूप में ड्रोन हमलों की युग की शुरुआत की। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।